हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जिनका एग्जाम सीटेट का बचा है उनकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो, अब विचलित ना हो कि क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं तो ये पढ़ लें वो पढ़ लें। जितना आपने पढ़ा है उसे ही रिवाइज करें, जो पहले से आता आ रहा है उसे ही रिवाइज करके जाएं, क्योंकि नया आप पढ़ेंगे तो आप बेवजह टेंशन में रहेंगे और आपको ये रहेगा ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। जितना पढ़ा है ठीक पढ़ा है, पासिंग मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है अगर 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं तो आप उसकी वजह से 4-4 5-5 घंटे अपने वेस्ट करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके रिपीट हों, क्योंकि इस बार क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, बार बार नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनके पीछे मत भागो जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं। जितना कराया है उतना ही पढ़ लीजिए। देखो, जिसने अब तक जिनकी बहुत कम तैयारी है, मैंने सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सबकी थ्योरी कराई हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए हुए हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपका पेपर फरवरी की 2 तारीख का है या फिर पहले है, मतलब अभी टाइम है 10 दिन का, तो स्पीड बढ़ा के सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है। और अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ रिवाइज कर लीजिए पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। नए कंटेंट के पीछे मत भागिए कि नया ये पढ़ लें वो पढ़ लें। इससे क्या है, टेंशन ही होगी, दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी तुम्हारे, ठीक है। देखो, मेरी तो यही सलाह है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है ना। तो जिनका सीटेट हो चुका है वो यूपी टेट की प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना। तो अब हम बिल्कुल थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हम करते नहीं है, क्योंकि एक बार आपका फ्लो बन जाएगा फिर आगे ज्यादा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ठीक है। एक आपका ओवरव्यू हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं 10-10 क्वेश्चन करा रही थी, कल मैंने 15 कराए हैं, आज भी 15 ही कराऊंगी, ठीक है। तो पहले वे क्वेश्चन देख लें, फिर उसके बाद ये देख लें। बहुत छोटी सी क्लास होती है, अगर स्पीड बढ़ा के भी देखेंगे तो 5 मिनट में कंप्लीट, है ना तो आप बोर होंगे और मजा भी आएगा और पता भी नहीं चलेगा कब में आपको सारे पेपर निकल गए। 4 से 5 मुश्किल से पेपर हुए हैं तो सारे मैं करा दूंगी, ठीक है। फिर हम करेंगे थ्योरी स्टार्ट, बहुत अच्छे से थ्योरी करेंगे, एक टॉपिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी कुछ है नहीं, मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरा तो कंटिन्यूटी में चल ही रहा है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहली बात है। देखो, सब्सक्राइब तो कर ही लो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी क्लास आएगी, ठीक है। और अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे और बुक में जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो इतनी बोरिंग थ्योरी लगती है बहुत ज्यादा। जब स्टार्टिंग में मैंने बीएड की थी मुझे भी बहुत बोरिंग लगती थी, अब एमएड कर रही हूँ तो एमएड की बहुत बोरिंग लगती है, फिर आगे कुछ और करेंगे वो बोरिंग लगेगी। लेकिन जब हम वीडियो से देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है ना। तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको बीएड की क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे और आगे एमएड की क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई, ये सोशल मीडिया हैंडल है, ये मेरा पर्सनल लाइफ से, ये आपकी चॉइस है। जुड़ना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ये फेसबुक पेज है, यहाँ जुड़ सकते हैं, यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलेंगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं, जितनी भी मैंने कंटेंट कराया है मैंने सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे दी है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और यूट्यूब हमारा अपना चैनल है ही। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, मे बी 50 के आसपास क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कौन से क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। यहाँ तक तो हम कर चुके थे, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ आ रहे थे हम, कल हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए या फिर 36 नहीं 46 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम तो 1 से ही चलेंगे, जो नए हैं उनके लिए 1 है, जो पुराने हैं उनके लिए आगे सीरीज चली रही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे हम, बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल मजे में। बताइए क्वेश्चन के आंसर अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस देखते रहिए, एक आइडिया सा मिल जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा भाव का तत्व नहीं है। इमोशन, खाली इमोशन नहीं पूछा। देखो, खाली इमोशन तो क्या होता है, इसके अंदर फियर आता है, ठीक है, और हैप्पीनेस आती है, हैप्पी, सैडनेस, ये चीजें आती हैं इसके अंदर। लेकिन इसका एलिमेंट कौन सा एक नहीं है ये बताना है। बिहेवियरल नहीं है, या फिर फिजिकल, या फिर कॉग्निटिव, या फिर सेंसरी। बताइए। देखो भाई, हमारे जो कॉग्निशन है कहीं ना कहीं हमारे बिहेव में भी छलकते हैं। जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं एंग्री हूँ, एंग्री भी तो इमोशन ही है,
ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो मेरा बिहेवियर ही दिखेगा कि यार कितनी खड़ूस है, यार कितना चिड़चिड़ापन है, कितनी कैसे बोल रही है ना। तो हमारे बिहेवियर से पता चलता है, फिजिकली पता चल जाता है, हम फिजिकली ऐसे रेस्पॉन्ड देते हैं जब हम कुछ भी परेशान होते हैं, चिंता होती है, दुख होता है ना। अगर हम रोते हैं तो फिजिकली पता चल जाएगा आंखों से, है ना। कॉग्निटिवली भी पता चल जाता है, लेकिन सेंसरी नहीं है, ठीक है, सेंसरी नहीं है इसमें, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। जो इमोशन का एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट इमोशन के हैं, लेकिन फोर्थ वन नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अब से पहले भी आ चुका है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ये तो सभी ने पढ़ा है जब मैंने मैथ की पेडागोजी कराई है ना। संज्ञानात्मक डोमेन का सही अनुक्रम कौन सा है? फर्स्ट है नॉलेज नॉलेज एप्लीकेशन कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस सिंथेसिस इवेल्युएशन, या फिर इवेल्युएशन पहले आएगा। देखो इवेल्युएशन इसमें पहले है, इसमें नॉलेज पहले है, तो भाई सबसे पहले तो नॉलेज आता है ना, ज्ञान ही तो आता है। तो इवेल्युएशन तो कट गया, ये तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन कट गए। नॉलेज के बाद क्या है, हम समझ विकसित करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, ठीक है। फिर उसे अप्लाई करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं और फिर इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हमने समझी, कुछ भी हमने याद करा, फिर उसकी समझ विकसित करेंगे, फिर उसे अप्लाई करके देखेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, चीजों को जोड़ तोड़ के देखेंगे कि भाई यहाँ भी इस थ्योरी, ये थ्योरी हमने पढ़ी है तो क्वेश्चंस में पुट आउट करके तो देखें, है ना। एनालाइज करेंगे, फिर जितना भी हमने पढ़ा है उसे सिंथेसाइज करेंगे, यानी सारा कंक्लूड करेंगे। भाई हमने सीडीपी पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, तो सारा अपने दिमाग में रखेंगे। फिर लास्ट में क्या है, इवेल्युएशन करेंगे, यानी पेपर में दे मारेंगे जाके सारी नॉलेज को, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये सीरीज भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान में रखनी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैंने माइक नहीं लगाया। एक दिन मैंने क्या किया, 1.5 घंटे की क्लास पूरी रिकॉर्ड कर दी, माइक ऑन ही नहीं किया, ठीक है। तो बहुत दुख होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण का गुण नहीं है? अच्छे शिक्षण का, गुड टीचिंग का, जो पढ़ाते हैं उसका एक गुण नहीं है। ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं मतलब ऑटोक्रेटिक हो, ऑथोरिटेटिव स्टाइल हो, टीचर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, किसी को ना बोलने दे, टीचर की ही चले क्लास में, टीचर सेंटर्ड हो, ये क्वालिटी नहीं है। या फिर डेमोक्रेटिक, या फिर सिंपैथेटिक, या फिर डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। बताओ कौन सी एक क्वालिटी नहीं है गुड टीचिंग की? भाई क्या है, टीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो ये भी ठीक है, भाई सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, बच्चों तक सही सूचना पहुंचा रहा है, तो ये तो अच्छी क्वालिटी है टीचिंग की। सिंपैथेटिक है, जिस बच्चे को सिंपैथी की जरूरत है उसे सिंपैथी भी दिखा रहा है। सिंपैथी बेचारापन नहीं, सिंपैथी का मतलब है कि बच्चे की भावना को समझ रहा है ना। डेमोक्रेटिक है, यानी सभी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करता है, लोकतांत्रिक क्लास है, बच्चों के अकॉर्डिंग रहती है। लेकिन ऑटोक्रेटिक नहीं है। ऑटोक्रेटिक यानी जो टीचर के अकॉर्डिंग हो, बहुत खड़ूस सा टीचर हो, सब कुछ स्ट्रिक्ट हो, बैग भारी हो, सारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, यानी गलत पूछा है, नॉट पूछा है, तो ये क्वालिटी नहीं है टीचिंग की, ठीक है। डेमोक्रेटिक हो सकता है, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। बताओ भाई, ये तो टिप्स पे है तुम्हारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है? बताओ भाई, 4 ही तो चरण दिए हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल है, या फिर प्री ऑपरेशनल है, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, या फिर सेंसरी मोटर है? बताओ भाई। सेंसरी मोटर तो फर्स्ट हो गई, सेंसरी मोटर हो गई फर्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी एसपीसीएफ, ठीक है। क्या है सेंसरी मोटर? जन्म से 2 साल या 0 से 2 साल तो कहते हैं, लेकिन जन्म से 2 साल है। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल, ठीक है। ये 6 से 11 साल या 12 भी कहीं लिखा मिल सकता है, थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, ठीक है। 12 से 18 साल, ठीक है। तो बताइए थर्ड कॉन्क्रीट हुई, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। थर्ड स्टेज पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए।
अगर पता हो तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय, देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल लगते हैं, क्योंकि ये तो इसी टाइप में इस तरह की नहीं पूछता बिल्कुल भी। मोटिवेशन का चैप्टर है, बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी है, भाई ये तो पढ़ा नहीं होगा, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन एच टेट में आते हैं, उत्तराखंड टेट में आते हैं, यूपी टेट में आते हैं, रीट में भी पूछ लेता है, ठीक है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया है विक्टर व्रूम ने। किसने दिया है, विक्टर व्रूम ने, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये इसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। सी टेट तो सारा समझ पे बेस्ड है, लेकिन यूपी टेट में थोड़े से फैक्ट याद होने चाहिए। रट्टा मारने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, रट्टा तो देखो कहीं भी नहीं चलता भाई आज के टाइम में। समझ होनी चाहिए, मतलब दिमाग में रहने चाहिए कि ये थ्योरी किसने दी है, कितने प्रकार हैं, और प्रकारों के अंदर से भी पूछ सकता है कि जो प्रकार है उसके अंदर कितने टाइप्स हैं, सब टाइप्स, तो इस तरह से भी पूछ लेता है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद, यानी परिवार अग्रिम संगठन मॉडल का संबंध किससे है। देखो एडवांस ऑर्गेनाइजर एक ऐसा टूल है जिस ये क्या है, बच्चे की इंफॉर्मेशन देखता है कि बच्चे को पहले से कितना पता है, और फिर उसे आगे पढ़ाना यानी आगे जोड़ना, यानी ओल्ड इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन जोड़ना, उसमें ये मदद करता है, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट है पर्सनल से रिलेटेड है, या सोशल इंटरेक्शन से है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से है, या फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन से है। तो भाई जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है ये किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से, यानी सूचना प्रसंस्करण से। यानी ये देखता है कि बच्चे को क्या सूचना है, क्या इंफॉर्मेशन पहले से है, और फिर उसे नई इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना, यानी ओल्ड इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम, 7 पे आ गए हैं। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 7, विच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स, यानी कौशलों के रूपांतरण में कौन उपयोगी है, बताओ। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, फ्रॉम प्रोग्राम या फिर ब्रांचिंग प्रोग्राम, या फिर प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। तो बताइए कौन सा एक यूजफुल है, जो हमारी स्किल ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कौशलों का जो रूपांतरण होता है, एक तरह से मॉडिफाई होता है। भाई क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आज आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे हैं, तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपके कौशल विकसित होंगे, आपकी सीडीपी इतनी बेस्ट हो जाएगी कि अब आप यूपी टेट दे रहे हैं, फिर आप रीट दे देंगे, आपका रीट भी क्लियर हो जाएगा, एच टेट क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका बेसिक पूरा हो जाएगा, फिर आप केवीएस की सीडीपी भी अच्छे से कर लेंगे, फिर आगे आप अगर एमएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आगे हाई लेवल में भी जा सकते हैं, यानी आपके कौशल क्या है, विकसित होते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जर्नी है, ये एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। भाई ऐसा नहीं है कि हमें मंजिल मिल जाएगी, कि हमारा ये बेस क्लियर होगा अगर सीडीपी का तो हमें मंजिल मिल जाएगी। मंजिल नहीं है, एक यात्रा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमारे कौशल विकसित हो रहे हैं, तो यात्रा है ये, ठीक है, एक यात्रा चल रही है, ठीक है। जैसे लर्निंग है, लर्निंग कोई डेस्टिनेशन थोड़ी है, लर्निंग क्या है, चलती रहती है जन्म भर, है ना, कोई उससे हमें मंजिल थोड़ी ना मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। देखो चीजें कैसे रिलेट करती हैं, हमने मैथ की पेडागोजी करी तो उसमें मैंने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कराए थे, इंग्लिश की करी थी तो उसमें कराए थे। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है ना, ये कॉमन टॉपिक है सभी के लिए, ठीक है। तो क्या है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कौन सा है कौन सा नहीं है, इनमें से नोट पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा एक नहीं है शिक्षण का सूत्र। फर्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, यानी बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं सिंपल पढ़ाएं, पहले आसान चीजें पढ़ाएं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, है ना। फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, यानी निश्चित से अनिश्चित की तरफ, यानी बच्चे को पहले क्या है डेफिनेट एग्जाम्पल दें, फिर उसके बाद इनडेफिनेट पे जाएं, ठीक है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी बच्चा जो जानता है पहले से बच्चे ने देखा हुआ है उससे रूबरू कराएं, फिर उसके बाद चैप्टर को आगे लेके जाएं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिडक्शन टू इंडक्शन। डिडक्शन थोड़ी, भाई पहले हम बच्चे को रूल थोड़ी ना पढ़ा देंगे, पहले हम क्या पढ़ाएंगे, बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद रूल पे जाएंगे, फिर आगे डिडक्शन को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा जब लेवल अप हो जाएगा फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर रूल के थ्रू पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी इंडक्टिव टू डिडक्टिव, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा मैक्सिम्स नहीं है, नोट पूछा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए,
फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज, यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण है, बताओ कौन सा है? फर्स्ट फीडबैक, टीचिंग, प्लानिंग या फिर इंट्रोडक्शन, बताइए भाई। कल हमने इसकी साइकिल देखी थी। सबसे पहले क्या करते हैं हम? टीचिंग करने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले प्लान ही तो करते हैं, है ना। फिर उसके बाद टीच करते हैं, फिर उसके बाद टीच करते हैं, फिर उसके बाद क्या है? फीडबैक लेते हैं, यानी बच्चों को जो पढ़ाया उसे देखते हैं कि क्या है भाई। ये क्या है? 36 मिनट की साइकिल है, 36 मिनट की एक साइकिल है, जो किसने दी है? ड्वाइट एलन ने दी है। किसने? ड्वाइट एलन ने। ये एक स्केल डाउन प्रोसेस है। क्या है? स्केल डाउन। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछता है, ऐसा नहीं है यूपी टेट में, बाकी जगह भी पूछता है। सबसे पहले क्या करनी है? प्लानिंग करनी है, फिर टीच करना है 6 मिनट, फिर फीडबैक लेना है 6 मिनट, ठीक है, फिर रीटीच करना है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, मैं ही बैठी होंगी यहाँ पे, फिर रीटीच करना है 12 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? रीफीडबैक लेना है 12 मिनट। तो इसी तरह से ये साइकिल गोज ऑन, यानी चलती रहती है, ठीक है। तो बस इसी तरह से ये पूरी साइकिल घूमती रहती है। इसी तरह से 36 मिनट हमें एक ग्रुप को पढ़ाना होता है, जिसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। यानी जब हम बीएड करते हैं तो हमें क्या है? हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हमें हेडिंग डालनी है, किस तरह से हमें बच्चों को मैनेज करना है, बोर्ड पे किस तरह से खड़े होना है, कंटेंट के आगे नहीं अड़ना है, वो दूसरी बात है। देखो ये ऑनलाइन है, अब मैं क्या ही करूं, है ना, मैं ऊपर ही तो कर सकती हूँ स्लाइड, मतलब मेरे ऊपर मत जाना। लेकिन नॉर्मली एक बात है कि हमें बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, अपने गेस्चर्स को कैसे चेंज करना है, तो ये सारी चीजें माइक्रो टीचिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन था हमारा? सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे पढ़ाने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कौन सा नहीं है? एब्स्ट्रैक्शन, एप्लीकेशन, कंपैरिजन या फिर एक्सप्लोरेशन, अमूर्त, आवेदन या फिर तुलना या फिर अन्वेषण। तो भाई एक्सप्लोरेशन नहीं है, बाकी सारे हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि नोट पूछा है। एब्स्ट्रैक्शन भी है, अप्लाई भी करके देखता है बच्चा, कंपेयर भी करता है, लेकिन एक्सप्लोरेशन नहीं है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, बताओ भाई। फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय? शैक्षिक सुधारों के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण किसके द्वारा संभव है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करने के लिए दे दे, इस तरह से, ठीक है। किसके द्वारा पॉसिबल है? ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, कि क्लस्टर और ब्लॉक संसाधन केंद्रों की अधिक भागीदारी हो, यानी क्या है भाई, छोटा स्कूल है उसमें क्या है, सभी की भागीदारी हो, क्लस्टर लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, ब्लॉक रिसोर्सेज, या फिर अवेलेबिलिटी लोकल रिसोर्स पर्सन, की उपलब्ध स्थानीय संसाधन व्यक्ति भी हों, या फिर रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द यूज ऑफ टीचर, यानी क्या है, टीचर्स के लिए मटेरियल भी होना चाहिए, रेफरेंस मटेरियल की अच्छे से पढ़ाएं, तभी तो अच्छी इफेक्टिव लर्निंग होगी, है ना, और रिसोर्स भी दी जाए टीचर को जिससे कि वो अच्छे से यूज कर सकें। तो सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन के अंदर तीनों दिए गए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, बताओ भाई। A student is reading, someone called him by name, by which sensation he will respond from the following? यानी क्या है, एक बच्चा पढ़ रहा है और उसे दूसरे बच्चे ने आवाज मारी कि फलाने, ओए, जो भी कुछ, राम श्याम, ठीक है, तो वह विद्यार्थी किस संवेदना से उत्तर देगा? बताओ किस तरह से उत्तर देगा वो? विजुअल सेंसेशन से, टेक्चुअल सेंसेशन से, ऑडिटरी सेंसेशन से, या फिर परसेप्चुअल सेंसेशन से, यानी क्या है, दृश्य संवेदना से, या स्पर्शानुभूति से, या श्रवण संवेदना से, या अवधारणात्मक संवेदना से? बताओ भाई कोई मुझे कह रहा है भावना, तो मैं क्या बोलूंगी? हाँ बताओ क्या बात है, तो बोल के ही तो बताऊंगी। यानी वो कौन से सेंसेशन से बताएगा? ऑडिटरी से। कैसे रेस्पॉन्ड करेगा कि हाँ भाई बताओ क्या है, कुछ मतलब जो भी रेस्पॉन्ड करेगा कैसे करेगा? बोल के करेगा, ठीक है, पहले सुनेगा बोलेगा तो ऑडिटरी होगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, श्रवण संवेदना। उसे कोई मुझे कोई नाम से बुलाने लगे भावना, तो मैं देखूंगी कौन बुला रहा है, सुनूंगी ना, फिर बोलूंगी, तो ये क्या है, ऑडिटरी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 ना, हाँ 13 बताइए भाई।
क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, व्हाट इज द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी। अभी देखो पीछे बताइए, पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है, 4 to 8 ईयर्स, बर्थ टू 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स या 5 to 8 ईयर्स। बताओ प्री ऑपरेशनल की, भाई प्री ऑपरेशनल की क्या स्टेज है, 2 to 7 ईयर्स या फिर 2 to 6 भी लिखा हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इससे पहले सेंसरी आती है, फिर कॉन्क्रीट आती है इसके बाद, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बताओ किसकी, लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड कौन सी एज होती है, 6 से 12 साल। तो कौन सा, भाई हमारा पेन नहीं चल रहा है क्या है, 6 से 12 साल। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, मतलब कौन सी एक विशेषता नहीं है, नॉट पूछ रहा है। हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन की, विज्ञान की कथाओं में उच्च रुचि, इंक्रीज लॉजिकल पावर, तार्किक शक्ति में वृद्धि, एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स यानी काल्पनिक भय का अंत। तो कौन सी एक बौद्धिक क्षमता नहीं है, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बताओ भाई, भाई क्या है, बच्चे का जैसे जैसे बढ़ेगा 12 साल तक जब तक पहुंचेगा तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा साइंस में, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगेगा 12 साल का बच्चा, ठीक है। उसकी थोड़ी सी लॉजिकल पावर भी बढ़ेगी, और जो इमेजिनरी फियर्स हैं, जो डर है उसके दिमाग में, पुलिस आ गई घर में घुस जाओ या कोई भी डर उसके दिमाग में, उसका क्या है, अंत हो जाएगा, ठीक है। हर चीजों को वो फेस करने लगेगा, जैसे कि हाउ आ रहा है सो जाओ, या महाराज आ रहा है, कुछ भी जैसे बच्चे को डराते हैं तो बच्चा डरेगा नहीं, 12 साल में बड़ा हो जाता है बच्चा। लेकिन क्या है, वो करियर की प्लानिंग नहीं कर सकता, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, करियर की प्लानिंग नहीं कर सकता 12 साल का बच्चा, लेकिन आगे एडोलसेंस में जब जाएगा तब कर लेगा करियर की प्लानिंग, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चन करेंगे फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, आगे आगे ज्यादा करेंगे। अभी थोड़े से जो बच्चे बचे हैं जिनका सीटेट का पेपर रह रहा है उन्हें भी हम साथ लेके चलेंगे, है ना, वो भी तो अपने ही भाई बहन है ना। Which of the following psychologist is associated with language development? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। बताओ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा जोर किसने दिया है, पेवलोव ने, बीने ने, चॉम्स्की ने या फिर मैस्लो ने। बताओ भाई, ये तो सभी पता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जो जितनी कहानियां, कथाएं, जितनी थ्योरी सबसे ज्यादा चॉम्स्की बाबा ने दी है, ठीक है भाई। क्या है, एलईडी की बात भी यही करते हैं कि क्या है, जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी यही करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी यही करते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर की बात भी यही करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर की बात भी यही करते हैं, ठीक है। तो क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। बस तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपका फीडबैक मिलता है तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, मेरे फेस पे भी स्माइल आ जाती है कि चलो हाँ, थोड़ी सी किसी के फेस पे अगर मेरी वजह से किसी का कुछ फायदा हो रहा है, किसी को स्माइल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दें, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, करो और कराओ, सभी के साथ शेयर करो, सभी लोग सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे आगे भी जाएगा, है ना चैनल। तो सभी लोगों का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय, टेक केयर। हम वीडियो को एंड करते हैं। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय बाय।